तो देखो अपन है ना वो आवर्त सारणी देख रहे थे है ना। तो आवर्त सारणी में अपन ने सब कुछ देख लिया। परिरक्षण प्रभाव मैंने तुम्हें बताया था। देखो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन इस पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रतिकर्षण महसूस कराया जाता है, जिससे जो नाभिक का आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। इसी को सिग्मा द्वारा अपन कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिकर्षण, अगर एक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षण लगे तो वो एस, पी, डी और एफ में सबसे ज्यादा लगता है एस का, फिर पी का लगता है, फिर डी का लगता है, एफ का लगता है। पर देखो इस कोश के इलेक्ट्रॉनों पर इस कोश का यानी n-1 कोश का, n-2 कोश का भी लगेगा, n-3, ऐसे चलते चलते लास्ट कोश तक का भी वो परिरक्षण प्रभाव लगेगा। देखो इस कोश का परिरक्षण प्रभाव नगण्य होगा, यानी एक कोश में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों का है ना का जो प्रतिकर्षण प्रभाव है वो बहुत सबसे कम लगेगा, फिर इसका ज्यादा लगेगा है ना, फिर इसका ज्यादा लगेगा। जो n-1 तक तो लगता है जो लगता है, लेकिन n-2 के बाद के सारे इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव एक लगता है। एक किसका? अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो परिरक्षण प्रभाव लगेगा 8 गुणा 1, 8 है ना। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 गुणा 1 कितना लगेगा? 10 है ना। इसका n-1 का लगता है कितना? 0.85, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इंटू 0.85 करो, कितना परिरक्षण प्रभाव लगेगा? इसका 10 प्लस 8 प्लस इसका कितना आ रहा है उतना कैलकुलेट कर लेंगे है ना। इसका जो भी एक्स आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और अपन 1 इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव पूछ रहे थे, इसमें बचे 2 इलेक्ट्रॉन है ना। 2 इलेक्ट्रॉन उनका लगता है, एक का लगेगा 0.35, एक का इलेक्ट्रॉन का कितना लगेगा 0.35, तो दोनों का कितना लगेगा 0.35 इंटू 2 यानी 35 दूनी का 70, 0.70 तो इसका लगेगा। अब इसको टोटल कर लेंगे तो ये पूरा इसका परिरक्षण प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आई तुम्हें? देखो आयतन कोश है, देखो सिलेक्टर का नियम है ये। अंतिम कोश के सिग्मा कितना लगता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन का तो लगता है 0 खुद का। अंतिम कोश में बचे से इस इलेक्ट्रॉन का लगेगा 0.3। यदि अंतिम कोश 1s है यानी हीलियम वाला परमाणु है तो उसमें 0.30 लगेगा हीलियम के लिए ओनली, ये याद रखना है। फिर n-1 कोश के लिए लगेगा 0.85 और बाकी सब बचे n-3, n-4, इनके n-2 से 3, 4, 5, 6 के लिए लगेगा 1 प्रति इलेक्ट्रॉन। अब मैं तुम्हें एक का निकाल के सिखाऊंगा, किसका निकालो बताओ? सबसे ज्यादा इसका निकाल लेता हूँ, पोटेशियम का। ठीक है, तो पोटेशियम 19 है ना। तो पोटेशियम 19 का निकाल के बता रहा हूँ। तो इसका देखो परमाणु क्रमांक लिखो 1s2 2s2 2p6 3s है ना, 3s2 3p6 4s1 19 हो गए। तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पर पूछ रहा हूँ मैं है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन पर। तो देखो अंतिम कोश में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो लगेगा नहीं अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन। अब देखो अंतिम कोश का नहीं लगेगा तो ये 0.30 वाला 35 वाला सिस्टम है ना, ये नहीं लगेगा है ना। तो इसका लगेगा, ये कौन सा कोश है? n-1। तो n-1 कोश के लिए लगता है 0.85। तो n-1 कोश में देखो कितने हैं, ये पूरा 3 कोश, यही है 3 वाला। ये तो उपकोश है, p और s तो उपकोश हैं, लेकिन 85 तो पूरा कोश का लगता है ना, n-1 कोश का, n-1 कोश का लगता है पूरे का। तो इसका देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो इसका तो 0 लगेगा क्योंकि खुद का तो 0 लगता है। इसमें कितना है टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन, तो इनका लगेगा 8 इंटू 0.85 है ना, प्लस अब इसका कितना लगेगा? देखो इसका कितना लगेगा? ये n-2 कोस है या n-3 कोस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका ले लो। इसका लगेगा 2 और 8, 8 इंटू 1 प्लस इसके लगेगा 2 इंटू 1। ठीक है, 2 प्लस 8 प्लस 8, 8 के ऊपर से लगी 4, 8 आउट 64 और 4 68, 68 में 6.8, तो देखो 10 और 6 16.8 आ गया है ना। ऐसे ही मैं देखो एक ले रहा हूँ तुम्हें, किसका एक ले लिया, मान लो अपन ने क्लोरीन 17 का ले लिया है ना। क्लोरीन 17 पे याद आता है ना, है ना, क्लोरीन 17। तो इसका ले लिया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
है ना, 3p5 हो गया 17, ठीक है। अब इसका देखो, इसमें p के लास्ट का लगेगा तो इसका लगेगा, देखो 0 वो 4 इलेक्ट्रॉन इंटू, क्योंकि एक का तो लगेगा नहीं खुद का, एक का निकाल रहे हैं लास्ट वाले का, तो 4 इंटू कितना बचा, 4 इंटू 0.35, है ना, प्लस इसमें देखो, इसमें ये भी तो इसी कोश में है, तो इसका लगेगा 2 इंटू 0.35, क्योंकि ये त्रिकोश में ही तो है, तो ये n कोश ही तो है अधिकतम, n-1 कोश ये है, तो देखो 8 का लगेगा 0.85, है ना, और 1 का लगेगा 1 इंटू 2, इन सबको जोड़ दो, हो गया। अब अगर मान लो इसमें से तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन का पूछता, इस इलेक्ट्रॉन का, तो इस इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए तुम्हें इस बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, अंदर वाले का लगता है परिरक्षण प्रभाव सिर्फ। तो इस पर देखो 2p कोश पर देखो, ये इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, 8 में से एक इलेक्ट्रॉन तो घटा दो, क्योंकि एक पे पूछ रहे हैं अपन, तो 7 का लगेगा 0 पॉइंट, अब 0 0 पॉइंट, अब ये देखो कौन सा कोश है, ये n-1, n-1 का लगता है 0.85, है ना, 7 का, प्लस इस पर पूछ लो इसका, ये कौन सा है n-2, तो 1 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इंटू 2 प्लस इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो है सलेटर नियम। अब अपन ने ये भी निकालना सीख लिया। अब देखो, देखो एक छोटी सी बात आती है, ये छोटी सी बात है, ये अपन को याद ही रखनी है, रटने वाली बात है कि देखो, अब अपन ने ये देख लिया, अब अपन ने जेड इफेक्टिव देखा ना, जेड इफेक्टिव क्या होता है कि जो ये नाभिक होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन के कोष होते हैं, नाभिक के द्वारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है या किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्ट निकाल रहे हैं, तो इन सब का लग रहा है परिरक्षण प्रभाव सिग्मा। तो नाभिक का देखो, ये सिग्मा नहीं होता तब आकर्षण, है ना, और उसमें से सिग्मा को घटा दो, यानी जेड परमाणु क्रमांक है ना, जेड, उसमें से सिग्मा को घटा दो तो बन जाएगा जेड इफेक्टिव, ठीक है। क्या बन जाएगा, जेड इफेक्टिव, सीधी सी बात है। यानी नाभिक के अंतिम इलेक्ट्रॉन पर कुल परिणामी आकर्षण, यानी परिणामी आकर्षण पूछ रहा है ये, वो जेड होता है। तो जेड माइनस सिग्मा, परमाणु क्रमांक में से सिग्मा को घटा दो जितना लग रहा है, वो उसका परमाणु में नेट आकर्षण बचेगा। अब देखो, देखो अपन जानते हैं कि देखो सिग्मा कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब देखो मेरी बात समझो, एक आवर्त है, इसमें इधर जाऊं मैं और इधर जाऊं, देखो इधर जाऊं चाहे इधर जाऊं, दोनों तरफ सिग्मा बढ़ता है, ठीक है। कारण क्या है, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटती है, क्या होता है, साइज घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, सिग्मा बढ़ता है, क्या होता है, सिग्मा बढ़ता है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो, अरे यार कहाँ है वो आवर्षणी, देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें देखो, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर 31, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें ज़्यादा, लेफ्ट टू राइट जाने पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो सिग्मा बढ़ता है। लेकिन अपन को पता है कि एक आवर्त में साइज फिक्स होती है, एक आवर्त में साइज फिक्स होती है, तो देखो इधर जाने पर साइज घटती है, क्यों, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर तो वो देखो आवर्त बढ़ रहे हैं, कोष बढ़ जाता है, इसमें 1s कोष लगता है, इसमें 2s आ जाता है, इसमें 3s 3p3d आ जाता है, इसमें 4s आ जाता है, इसमें 5s आ जाता है, इसमें 6s आ जाता है, इसमें 7s आ जाता है। लेकिन इधर देखो 1s, तो इधर 1s, इधर देखो 2s 2p है, तो इधर भी 2s 2p चलेंगे, 2s 2p में ही सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इधर 3s 3p 3d है, तो इधर 3s 3p 3d है, तो इधर भी 3s 3p 3d ही चलेगा लास्ट तक। इसे 4s 4p और 3d है, तो 4s 4p 3d ही चलेगा लास्ट तक। मतलब कोश फिक्स हो जाते हैं एक आवर्त में, एक आवर्त में कोश फिक्स हो जाते हैं। तो एक आवर्त में जब कोश फिक्स हो जाता है तो साइज घटती है, क्यों, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन उस पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाता है, नाभिक को इलेक्ट्रॉनों को खींचता जाता है, तो साइज घटती जाती है। समझ में आई बात, साइज घटती जाती है। इसीलिए तो फ्लोरीन की साइज सबसे कम हो जाती है, ये जो फ्लोरीन होता है ना, इसकी साइज सबसे कम होती है। कारण क्या है, कारण क्या है,
वो इलेक्ट्रॉन इसको खींचते रहते हैं, लेकिन नियॉन की साइज अधिक होती है। कारण नियॉन एक आदर्श गैस है, तो इसकी साइज, इसकी मतलब परमाणविक त्रिज्या कैलकुलेट नहीं होती। इसकी वॉन डेर वाल त्रिज्या होती है 2 अणुओं में, और इनके दोनों अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसकी साइज बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। पर अब मतलब देखो, जेड इफेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की अंतिम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण। तो इधर देखो ये भी बढ़ता है और जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, कारण क्योंकि साइज घटती है ना। लेकिन अब देखो ऊपर से नीचे जाने पर देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। देखो 2 का अंतर आता है, फिर 8 का अंतर आता है, फिर 8 का आता है, फिर 18 का आता है, फिर 18 का। इलेक्ट्रॉन का अंतर बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है, जेड इफेक्टिव सिग्मा बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर भी सिग्मा बढ़ता है। लेकिन जेड इफेक्टिव होता है ना, वो लगभग नियत हो जाता है। क्या हो जाता है, नियत। अब कारण क्या है नियत होने का, नियत होने का कारण यह है कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज और हो जाती है, सिग्मा बहुत ज़्यादा बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो परीक्षण प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त करते हैं, क्योंकि जेड माइनस ई करने पर जेड इफेक्टिव आता है, जो लगभग नियत हो जाता है। ठीक है, एक वर्ग में जेड इफेक्टिव नियत रहता है, एक आवर्त में जेड इफेक्टिव बढ़ता है और सिग्मा भी बढ़ता है। ठीक है, ये बात याद रखनी। और एक ही सी बात याद रख लेना कि 3D 4D और 5D श्रेणी, 3D श्रेणी कौन सी, साइंस टीचर होने तक हमारी वाली 4D श्रेणी लाफ्ता है ना, लाफ्ता वाली है ना। नहीं यार, ये जरा निभा मौत तक रुक रहा हम पढ़े, और तीसरी अल्लाह हफ्ता बनना रहे, उधर उधर से पिटाई होगी। इनमें ऊपर से नीचे जाने पर देखो सिग्मा तो बढ़ेगा। देखो सिग्मा जाने पर बढ़ता है, ठीक से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सिग्मा बढ़ेगा। ठीक है, और जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव भी इसमें बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। सिर्फ डी ब्लॉक के लिए खासियत है ये, क्या है, डी ब्लॉक के लिए सिग्मा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक में आ जाता है लेंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन, इस कारण। ठीक है, अब देखो जो जो कोवेलेंट त्रिज्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या होती है, वो देख लो। त्रिज्याओं के बारे में बात करेंगे, आकार के बारे में। किसके बारे में, आकार के बारे में। आकार में सबसे पहले आती है सहसंयोजक त्रिज्या। त्रिज्या देखो, सहसंयोजक त्रिज्या आती है ना, इसको तुम्हें बस ये याद रखना है कि दोनों बंध आपस में बंध बनाते हैं, ए अणु और ए अणु, क्योंकि सहसंयोजक बंध एक जैसे अणु में बनता है। इनमें जो ये है, ये इसका आकर्षण है। देखो ये इसकी प्रभावी दूरी है, ये इसकी प्रभावी दूरी है, ये इसके नाभिक की अंतिम दूरी है, ये इसके ये है आर ए की। ठीक है ना, और ये इसकी है प्रभावी दूरी आर, इसको बी मान लो, है ना, इस बी को, इसको बी अणु मान लो, तो ये आर बी की, है ना, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी। ठीक है, ठीक है, ये आर ए है, ये आर बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी, केंद्र से केंद्र की दूरी। ठीक है, अब क्या करना है, जो वंडर वाल त्रिज्या होती है ना आर सी, वो हमेशा याद रखना D/2 होती है। D/2 मतलब इतनी सी होती है इस वंडर वाल त्रिज्या, इतनी सी। ठीक है, अब इसकी बंध लंबाई निकालते हैं अपन। बंध लंबाई क्या होती है, इन दोनों के बीच की टोटल दूरी। बंध लंबाई तो DAB, बॉन्ड लंबाई निकाल रहे हैं DAB, ये दोनों की पूरे की बंध की लंबाई DAB, ये क्या होगी, ये होती है RA प्लस RB। RA क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, और RB क्या है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये पहन गया, है ना, RA प्लस RB माइनस, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है तुम्हें। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर आएगा ना, वो संयोजक आबंध वाला, उसमें भी आएगा। संयोजक आबंध वाले में 0.09 डेल्टा ई एन देगा तुम्हें, आर ए प्लस आर बी देगा, है ना, दोनों परमाणुओं की डेल्टा ई एन देगा, है ना। तो अगर देखो अगर वो तुम्हें डेल्टा ई एन ना दे तो इसे क्या लेना है, 0।
ठीक है। तो इसको पूरे को 0 लेना है, डी ए बी सीधी लेनी है आर ए प्लस आर बी, और डी ए बी का आधा हो जाएगी उसकी कोवलेंट त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। डी बाई टू ये देखी थी ना अपन, डी ए बी है, ठीक है। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन करा रखा है सर ने कि देखो A2 अणु में DA2 दे रखी है ये, तो RA कितनी हो जाएगी इसकी आधी, क्योंकि A2 की है ये, E2 की है, तो RA कितनी हो जाएगी D/2 इसकी RA कोवलेंट त्रिज्या, है ना। B2 अणु की क्या हो जाएगी, ये दे रखी है तो इसकी 1/2। तो अब इसकी देखो बंध लंबाई निकाल रहा हूँ मैं DAB की, D और AB के बीच में 0.6, 0.8, 0.6 ये 0.8 ये 9, और ये दे रखी है 0, तो इसे 0 करना है तो ये सब 0 ही हो जाएगी यार, ये तो 0 ही हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 1.4 ही बचेगी DAB, इतनी सी आ जाएगी बस बंध लंबाई, है ना। कोवलेंट उसमें तो सीधा सा है। अब देखो धात्विक बंध होते हैं, धात्विक भी त्रिज्याएं होती हैं, धनायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या, है ना, धात्विक त्रिज्या। तो देखो धातु होते हैं ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये अपन पहले पढ़ते थे संकुल अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसे क्या पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं धातु, है ना। तो इनकी जो बंध लंबाई होती है ना, दो परमाणुओं के बीच की लंबाई को लिया जाता है ये। अब ये तो इसकी बॉन्ड लंबाई हो गई, इसकी एक की त्रिज्या जब कैलकुलेट करनी होती है आर मेटल की, तो D/2 से कैलकुलेट कर लेनी है वास्तविक, और डी जो आर मेटल की जो त्रिज्या होती है ना, वो लगभग आर वास्तविक के बराबर होती है। देखो कोवलेंट बंध में तो क्या हो रहा था कि जो बॉन्ड लेंथ थी वो घट रही थी, क्योंकि देखो हकीकत में तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आ कौन सी रही थी, ये आर ए, ये है ना, और इसकी कौन सी आ रही थी, ये आर बी, लेकिन हकीकत में तो इसकी यहाँ तक है और इसकी यहाँ तक है, इसकी तो यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है, तो ये हकीकत में नहीं, तो मतलब आर ए आर बी है ना, ये तो छोटी होती है, मतलब कम होती है आर, आर जो कोवलेंट यानी सहसंयोजक बंध की त्रिज्या होती है वो वास्तविक से बहुत छोटी होती है, वास्तविक त्रिज्या से छोटी होती है, क्योंकि उनमें परमाणु धसे हुए होते हैं। अपन बनाते नहीं है कि ये कार्बन ये हाइड्रोजन के बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाते हैं ना ऐसे, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनमें जो त्रिज्या होती है तो वो अंदर धसी हुई होती है कोवलेंट त्रिज्या में। इसलिए तो त्रिज्या निकालने के लिए अपन को क्या करना है, पहले तो इसको ले, इसकी कितनी दे रखी है, जैसे डी दे रखी है ए की, तो उसको करो D/2, तो आर ए आ जाएगी, फिर आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09, है ना, और डेल्टा एन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पॉजिटिव में लेना है हमेशा, है ना। अगर दे रखी है तो नहीं, और नहीं दे रखी तो इसको पूरे को 0 कर दो, इसको लेके ये इसके DAB बंध बनेगा ना, उसकी वो आ जाएगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ऐसे निकालना होता है कोवलेंट में। तो इसमें तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें चालक क्षमता होती है, तो ये सबसे अच्छी त्रिज्या किसको माना जाता है, मेटल की। देखो वास्तविक बताती। अब वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है, गैसों के बीच में होती है, एक अणु यहाँ एक अणु यहाँ, तो इन दोनों के बीच की त्रिज्या होती है वांडरवाल त्रिज्या, ये दूर दूर होती है डी, और वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है D/2, D/2 आर वंडरवॉल। अब आर वंडरवॉल बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर त्रिज्याओं का अनुपात देखा जाए तो आर कोवेलेंट तो बहुत कम होती है, फिर होती है आर मेटल जो लगभग बराबर होती है आर वास्तविक के, है ना, वास्तविक के, और इससे सबसे ज़्यादा होती है आर वंडरवॉल त्रिज्या। क्या होती है, आर वंडरवॉल त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो ये और ये क्या है, ये एक सहसंयोजक अणु है, और ये दो सहसंयोजक अणु है। अब इनमें देखो इसकी तो क्या है, ये D1, ये इसकी D2, ठीक है, और ये D2 नहीं, ये D2 मान लो, इन दोनों के बीच की दूरी D2। अब ये देखो R सहसंयोजक तो हो जाएगी, R कोवेलेंट हो जाएगी D1/2, D1/2, और R वंडरवॉल हो जाएगी D2/2। ये वंडरवॉल होती है इन दोनों के बीच की दूरी, और ये कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक की RD2, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की। जो R वंडरवॉल होती है ना, वंडरवॉल वंडरवॉल है ना, वंडरवॉल त्रिज्या वो होती है दुगनी होती है लगभग R कोवेलेंट की। जो R कोवेलेंट त्रिज्या होती है ना, उसकी लगभग डबल होती है, ये याद तो रखना है तुम्हें, है ना, आर कोवलेंट की। तो आर कोवलेंट क्या होती है, आर कोवलेंट होती है D/2, है ना, D/2 होती है। तो अगर आर कोवलेंट D/2 होती है तो D
ये जो बंध लंबाई है d, ये d बराबर होती है r कोवलेंट इंटू दो दुगनी, r कोवलेंट की दुगनी क्या होती है बंध लंबाई, तो r वंडरवाल होती है वो बंध लंबाई के समान होती है लगभग। ये बताया है बस इसने, और कुछ नहीं है, बस रटने वाली बात थी। अब देखो, अब आते हैं अपनी आयनिक त्रिज्या पर। देखो अभी तक अपन ने त्रिज्या में क्या सीखा, आर कोवलेंट त्रिज्या देखी। जो आर कोवलेंट त्रिज्या होती है वो ये होती है आर सी, है ना। ये इस पूरे बंध लंबाई डी होती है, इसकी आधी होती है d/2 आर सी, ठीक है। इसको निकालने का, अगर दो बंधों की निकालनी हो, डी ए बी, ए और बी का बंध लंबाई निकालनी है, तो आर ए प्लस आर बी प्लस 0.09, है ना, डेल्टा ई एन माइनस ये फॉर्मूला लगा लो, है ना, इससे निकल जाएगी। फिर अपन ने देखी आर मेटेलिक त्रिज्या जो लगभग बराबर होती है d/2 होती है दो परमाणु के बीच की दूरी, इसमें दोनों पास पास होते हैं, और ये वास्तविक के बराबर होती है, वास्तविक त्रिज्या के। फिर अपन ने आर वॉन्डरवाल त्रिज्या देखी जो d/2 होती है, और उसमें अणु बहुत दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर, ठीक है। अपन ने ये भी देखा कि आर वॉन्डरवाल त्रिज्या होती है वो आर कोवेलेंट त्रिज्या की दुगनी होती है, और आर वंडरवाल त्रिज्या होती है वो डी के समानुपाती होती है, बंध लंबाई के लगभग बराबर होती है। सबसे ज़्यादा त्रिज्या होती है आर वंडरवाल त्रिज्या, फिर होती है आर मेटेलिक जो आर वास्तविक के बराबर होती है, फिर सबसे छोटी होती है आर कोवेलेंट त्रिज्या। इतने अपन ने देख ली। अब देखते हैं अपन सबसे अगली त्रिज्या होती है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, देखो आयनिक त्रिज्या का सीधा सा फंडा है कि आयन की त्रिज्या, आयन देखो एक तत्व होता है, एलिमेंट एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, दो प्रकार के ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो अपन को पता है कि अपन ने एक, है ना, फॉर्मूला पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, है ना, वो परमाणु वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, उनमें उनमें एक फॉर्मूला आता है, वो आयनिक त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला, वो होता है 0.59529, ये पढ़ा होगा तुमने बहुत बार, 529 एन स्क्वायर बाई जेड इफेक्टिव, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड इफेक्टिव, ये फॉर्मूला काम आता है। एन स्क्वायर का यहाँ काम नहीं है, एन कोशों की संख्या होती है ना, इसका अपन को कोई काम नहीं है कि कितने कोश हैं उसमें। जेड इफेक्टिव से मतलब है, क्योंकि अपन यहाँ जेड इफेक्टिव कोश की संख्या यहाँ फिक्स होगी, मतलब ये त्रिज्या लगेगी एक आवर्त में, किसमें, आवर्त में लगेगी, फिक्स है। ऊपर से नीचे जाने पर तो कोश की संख्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर देखो एक ये पीरियोडिक टेबल होती है, इसमें ऊपर से एक पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, छठा कोष, सातवां कोष, ठीक है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, तो कोष बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोष बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो उपकोष है, लेकिन कोष बढ़ तो रहे हैं, 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष, 5 कोष, 6 कोष, 7 कोष, और इधर जाने पर कोष नियत रहते हैं, तो इधर लगेगी ये त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। अब देखो आर आयनिक त्रिज्या होती है वो जेड इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सीधी सी बात, जेड इफेक्टिव की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब जे और आर आयनिक त्रिज्या होती है वो समानुपाती होती है कोष की संख्या के वर्ग के, कोष की संख्या के वर्ग के। तो अपन को जेड इफेक्टिव से करना है, और जेड इफेक्टिव अपन जानते हैं, जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड बाई वो सिग्मा, जेड बाई सिग्मा, लेकिन अपन को जेड इफेक्टिव यहाँ निकालना होता है, किससे, जेड इफेक्टिव निकालेंगे अपन जेड बाई ई से। अब देखो आर समानुपाती 1 बाई जेड इफेक्टिव है, और जेड इफेक्टिव समानुपाती किसके, इसके, तो आर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे जेड के, उल्टा हो जाएगा ना, ये लिख लो तुम कॉपी में, कहीं भी कॉपी में ये लिख लो। अब देखो कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। Na से गए अपन Na पॉजिटिव में, ठीक है, आयन बना, इसमें देखो Na 11 होता है ना, तो इसमें अभी तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया अपन ने पॉजिटिव, मतलब क्या, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसका जेड कितना था, इसका जेड कितना था, जेड बाई इसका 11, 11 ही तो नंबर है इसका, और 11 अब भी जेड है इसका, है ना। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, अरे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 ही तो होता है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कहाँ गया, सोडियम ये रहा 11, 11 ही तो होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक, तो ऐसे अपन 11 निकाल लेंगे। तो अब देखो इधर आर निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो अपन को देखो इसमें
ई बाई जेड करो, ई बाई जेड, तो 11/11 1 आया। इसमें ई बाई जेड करो 10/11, मतलब देखो 10 में 11 का भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगी, कोई भी से कम आएगी, मतलब कम, 1 ज़्यादा होगा। तो किसका ज़्यादा आ रहा है, 1 ज़्यादा है या 1 से कम, 1 ज़्यादा है, तो इसकी त्रिज्या क्या कर दिया मैंने, अपन को क्या करना है, जेड इवेंट, है ना। हाँ, तो देखो इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, इसकी त्रिज्या एन पॉजिटिव की त्रिज्या कम होती है, और ये हमेशा फिक्स है। क्या ये हमेशा फिक्स होता है कि एक कभी अगर कोई कोई परमाणु है जेड, और जेड से तुमने जेड प्लस बनाया, जेड प्लस 2 बनाया, जेड प्लस 3 बनाया, तो जितना प्लस बनाएंगे ना, उतना जितना धनायन उनका आकार उतना ही छोटा होता जाएगा। तो साइज सबसे ज़्यादा जेड की, फिर जेड प्लस की, फिर जेड प्लस 2 की, जेड प्लस 3 की। तो साइज समानुपाती होता है ऋणायन के, है ना, और व्युत्क्रमानुपाती होता है धनायन के। अगर कोई परमाणु, तो Z-3 की साइज सबसे ज़्यादा, Z-2 की साइज सबसे ज़्यादा, फिर Z-3 की साइज, और Z-1 की, फिर Z की, फिर Z+1 की, है ना, फिर Z+2 की, फिर Z+3 की, है ना, ऐसे निकालते जाओ, ये याद रखना, ठीक है। एक ही परमाणु की बात करी जाए सेम एटम के लिए तो, है ना, क्योंकि देखो F से अपन ने बनाया F नेगेटिव, ठीक है, F का परमाणु क्रमांक कितना है, 9, ठीक है, ये जेड इसका 9, तो इसका भी Z9, परमाणु क्रमांक थोड़ी बदलता है, नहीं बदलता। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, लेकिन इसने 1 ले लिया तो 10, तो अपन को देखो R व्युत्क्रमानुपाती Z इफेक्टिव और विद इलेक्ट्रॉन बटे Z, तो E/Z कर लो, तो देखो इसमें E/Z करेंगे तो 9/9 1 आ गया, इसमें E/Z करेंगे तो 10/9, तो 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि 9 एकम 9, फिर बचा 1, 1 में 9 का भाग देंगे कुछ तो आएगी वैल्यू, तो 1 से तो ज़्यादा आ रही है, तो मतलब इसकी साइज ज़्यादा है किसकी, F माइनस की, तो माइनस की साइज ज़्यादा होती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो देखो 11 हो जाता, तो 1 की जगह 2 हो जाती, 3 होते तो 3 हो जाता, 3 बड़ी संख्या है भाई, बड़ी संख्या है तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अपन को ये साइज है, ऋणायन के तो समानुपाती, धनायन के व्युत्क्रमानुपाती होती है साइज, ठीक है, ये अपन को समझ आ गया, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखो आकार में आवर्तिता देख लो। अब देखो एक आवर्त सारणी होती है, उसमें लेफ्ट टू राइट जाने और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, तो देखो सामान्यतः बात करेंगे अपन, क्या बात करेंगे, सामान्यतः। अब देखो सामान्यतः इधर जाएंगे तो आवर्त में जाएंगे, किसमें, आवर्त में। अब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे अपन, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कोश की संख्या क्या होती है, नियत, किसकी, कोश की संख्या नियत होती है, क्या होती है, नियत, तो एन काम नहीं करेगा। तो इसमें देखो अपन पता है कि जेड इफेक्टिव इधर जाने पर बढ़ता है, अपन ने देखा था पहले साइज का, उसमें देखा था ना क्रम में, तो क्या होगा, आकार घटेगा, मतलब एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोश की संख्या एन बढ़ती है, एन बढ़ती है, तो सीधी सी बात है एन स्क्वायर के समानुपाती है, और एन स्क्वायर के समानुपाती है तो आकार साइज बढ़ेगी, क्या होगी, साइज बढ़ेगी, ये सामान्यतः है। अब देखो लेंथेनाइट संकुचन लगेगा, एक्टिनाइट संकुचन लगेगा, और अर्धपूरित का स्थायित्व लगेगा, पूर्ण पूरित का स्थायित्व लगेगा, है ना, और संक्रमण प्रभाव भी लगेगा, है ना, तो ये सब प्रभाव लगेंगे। पर इससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें, इसमें दिया है क्रोमियम O4- Cr, और एक दिया है Cr2O3, और एक दिया है CrF2। इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसकी है, ऑर्डर बता दो, है ना। तो इसमें क्रोमियम का अधिकतम आकार किसका है, तो देखो O4-2, ठीक है, ये O4-2, इसमें देखो -2 में है, तो देखो क्रोमियम -2, तो देखो इसकी तो 0 मानो, O की ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, है ना, और 4 प्लस और बराबर में -2, वो निकाल रहा हूँ ना, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसके x मानते हैं, x, तो x माइनस 4 दूनी का 8 बराबर -2, तो ये इधर जाएगा तो -2 + 8,
तो ये हो जाएगा कितना बचेगा +6 की आ रही है +6। इसमें क्रोमियम +6 में है, ठीक है, इसमें क्रोमियम 0 में है। इसमें देखो Cr2 2x प्लस माइनस 2 गुणा 3, ऑक्सीजन की -2 होती है ना, 3 दूनी का 6 -6, तो x बराबर +6/2, इसमें +3 में है, ठीक है। F2 -2, तो इसमें +2 में है, ये -2 है तो ये +2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्रोमियम इधर +2 में है, तो देखो अपन को पता है कि जितना धनायन बढ़ेगा उतनी साइज कम होगी, तो सबसे ज़्यादा साइज इसकी, तो देखो ये इसको 2 1 3 4, तो सबसे ज़्यादा था 2 की, फिर 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 4 की, फिर साइज 3 की, फिर साइज 1 की, क्योंकि 1 में +4 सबसे ज़्यादा है, तो साइज का ऑर्डर लिख दिया अपन ने। बहुत आसान था, है ना, लिख दिया ना, बिल्कुल मज़ा आ गया। है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में से किसमें सल्फर का आकार न्यूनतम है। तो देखो एक तो देखा है एक एसिड SO2 SF6 SCl2। अब देखो S8 एसिड दे, O2 दे, है ना, N3 दे, कुछ भी दे, O3 दे, इन सब में जो इनकी वो होती है चार्ज वो 0 होता है, क्योंकि सेम परमाणु में संयोजक बंध बनता है और EN में अंतर नहीं होता। तो इसमें 0 SO2, इसमें O की -2 और 2 दूनी का 4, -4 में तो O है, तो ये हो जाएगा +4 में, ये -6 में है तो ये +6 में, ये -2 में है तो ये +2 में, तो साइज अब तुम लिख सकते हो +2 0, तो 0 की साइज सबसे ज़्यादा होगी, फिर +2 वाले की, फिर +4 वाले की, फिर +6 वाले की, ठीक है, ऑर्डर लिख दो। अब देखो इसमें देखो K का आकार 7.5 इकाई है, तो K प्लस का आकार होगा, देखो K का आकार दे दिया 7.5, तो K प्लस का आकार K से हमेशा कम होगा, तो 7.5 से कम क्या है इसमें 6.5, सीधी बात है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि आयरन का आकार 126 pm है, तो फेरिक ऑक्साइड इसने दिया है Fe2O3, है ना, O3 दी, O3 कितने में होगा 2 गुना और 3 गुना -2 कितना हो गया -6, है ना, और ये 2 है तो 2 का भाग दे दो, -3 और ये -3 में, तो ये +3 में आ गया, तो +3, और देखो इसमें दिया है आयरन का आकार दिया है, तो इसका तो इससे कम ही होगा, चाहे कैसे भी कम हो, ठीक है, कम करना है बस, क्योंकि +3 में आ रहा है ना, +3 धनायन का आकार साइज में ऋणायन का आकार ज़्यादा होता है और धनायन का आकार कम होता है, धनायन का आकार नेगेटिव में जाता है, उल्टा, है ना। तो देखो एक ऑर्डर दिया है इसने, कौन सा ऑर्डर दिया है, कार्बन पर -4 दिया है, नाइट्रोजन पर 3- दिया है ना, ऑक्सीजन पर 2- दिया है, फ्लोरीन पर - दिया है, Na पर पॉजिटिव दिया है, Mg पर +2 दिया है, एल्यूमिनियम पर +3 दिया है। आकार का क्रम बताना है, ठीक है, इसमें क्या बताना है, आकार का क्रम। देखो इसमें देखो आकार का क्रम बताना है, तो अपन को सबसे पहले इनका इसमें इलेक्ट्रॉन देख लें, परमाणु क्रमांक देख लो Z, कार्बन का देखो बस नहीं ओ फ्रेंड, बस देखो बस नहीं ओ फ्रेंड, तो देखो बस देखो 5 6 6 7 8 10 11 सॉरी 9 11, सोडियम का 11, फिर 12, फिर 13, क्योंकि NO हरभजन नेहरा खा गया ना, नेहरा हरभजन नेहरा जो आइडियल गैस थी वो, है ना, आइडियल गैस कह गई, आइडियल गैस 10 वाले परमाणु क्रमांक वाला खा गया, इसमें 11 आ गया, सोडियम ले लिया डायरेक्ट, है ना, तो वो अब देखो अब इसमें जेड इसमें तो -4, 6 से 4 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा ले लिए 10, इसने 3 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा ले लिए 10, इसने 2 इलेक्ट्रॉन 10, इसने 1 इलेक्ट्रॉन 10, इसके पास इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया 10, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 10 परमाणु क्रमांक में से, इसने 3 दे दिया 10। इस ऐसे तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉन समान हो उन्हें कहते हैं सम इलेक्ट्रॉन प्रजाति, सम इलेक्ट्रॉन प्रजाति, इनमें सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो ये सम इलेक्ट्रॉन प्रजाति है। और इनमें साइज देखो, अब देखो इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम है ना, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो देखो अपन को R समानुपाती होता है E/Z के, और विद समानुपाती होता है 1/Z इफेक्टिव की, क्योंकि Z इफेक्टिव होता है वो समानुपाती होता है Z/E के, किसके Z/E के। तो अब अपन को क्या करना है, बस अपन को E/Z कर लेना है, E/Z इसका देखो कितना हो रहा है 10/6, इसका
10/7, 10/8, 10/9, 10/11, 10 ओ 10/9, 10/11, 10/12, 10/13। अब देखो इसमें 6 का भाग देंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है, इसमें 7 का भाग देंगे तो और छोटी, 8 का भाग देंगे तो और छोटी, 9 का भाग देंगे तो 1 के लगभग बराबर, इसमें 1 से कम, इसमें 1 से और कम, इसमें 1 से और कम। तो जितने कम आ रहे हैं सबसे ज़्यादा साइज इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी। सीधी सी बात है। देखो 6 में भाग देंगे, 6 कम 6 बचा क्या 4, तो पॉइंट 6×5 30, 6×9 36, 6×9 36, इसमें देंगे 7 कम 7 बचा 3, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो देखो 6.4, 6 पॉइंट हम 8 कम 8 बचा 2, 8 दूनी का 16, तो 2, 9 कम 9 तो 1, है ना। फिर बचा इसमें तो 0.9, 0.8, 0.7 ऐसी वैल्यू आ रही है, तो घट रही है। इसमें आर की वैल्यू घटती जा रही है, आर समानुपाती E/Z के है ना, E/Z के, तो E/Z की वैल्यू घट रही है तो आर की वैल्यू भी घटेगी, सीधी सी बात है। ऑर्डर का समझ आया, क्रम समझ आया ना। अब ऐसे छोटे छोटे क्रमों को तुम खुद कर लेना, है ना। अब इन छोटे छोटे क्रमों को तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। इन छोटे छोटे को कर लेना तुम। इसमें देखो, इसमें क्या है, O-2 में दिया है ना। तो सबसे पहले कोश की संख्या नियत देख लिया, कोश की संख्या बढ़ रही है ना, तो अपन को सीधा ये जेड इफेक्टिव वाला लगाना ही नहीं है, क्योंकि देखो आर बराबर होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इफेक्टिव, जेड के बजाय एन में स्क्वायर में बढ़ता है, तो कोश की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जब तक कोई अपवाद न हो जाए, अपवाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है, जेड बाई का अपक्रमण करना है, जेड बाई, इसमें भी जेड बाई, इसमें भी जेड बाई, 1 सेकेंड आवर्त। अब देखो इसमें अपन आयनिक त्रिज्या नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक आदर्श गैस है, आदर्श गैस में वॉन डेर वाल त्रिज्या होती है, तो वॉन डेर वाल त्रिज्या का आकार आदर्श गैस का सबसे ज़्यादा होता है। जो भी आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगा उसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी, तो आदर्श गैस की साइज सबसे ज़्यादा, बाकी में ऑर्डर लगा दो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थर्ड आवर्त में देखो आर वॉन डेर वाल सबसे ज़्यादा होगी, फिर NaMg, Al, सिलिका, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ठीक है। सबसे बढ़िया है ना, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज घटती है, ठीक है। फोर्थ आवर्त में ये याद रखना है तुम्हें, फोर्थ आवर्त होता है ना, फोर्थ आवर्त, उसमें देखो क्या होता है, फोर्थ आवर्त की स्टार्टिंग में ही देख लो, फोर्थ आवर्त ये है ये है पोटेशियम, ये कैल्शियम, और ये है स्कैंडियम, स्कैंडियम में नहीं लिया है इसने, कैल्शियम, और ये क्या है सीजियम, और ये लिया है लास्ट वाला, क्या है आयदार्स गैस, क्रोमियम, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन गैस लिए। तो देखो क्रिप्टॉन की साइज बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है पोटेशियम की साइज। ये क्यों होती है, इसमें सीधी सी बात है, इसकी जो पोटेशियम की साइज है ना वो बड़ी होती है, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी तुम फिर ऑर्डर लगा लो अपना, क्या बाकी देखो ये ये और ये ले लिया, ठीक है। तो इसमें इसकी साइज हमेशा बड़ी होगी फोर्थ वर्ग में। पोटेशियम, पोटेशियम में बड़ी होने का कारण क्या है, इसमें 3D कक्षक आ जाता है, और 3D कक्षक इसमें भरा हुआ होता नहीं है, और इसमें 4f में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो फैला हुआ होता है, इस कारण पोटेशियम की साइज सबसे ज़्यादा होती है। फिर आता है ये आदर्श गैस की होनी, तो आदर्श गैस की सबसे ज़्यादा थी वैन डर वाल, लेकिन इसकी आर मेटल की बहुत बड़ी होती है पोटेशियम की, ठीक है। फिर कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, फिर तो ये ऑर्डर आएगा, जो इनका डी ब्लॉक का ऑर्डर अलग होता है, अपन इनकी बात कर रहे हैं अभी डी ब्लॉक की, है ना। फिफ्थ में भी सीधी बात है, जीनोन से, जीनोन फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में जीनोन आता है, जीनोन से ज़्यादा रुबिडियम की हो जाएगी, ऐसे ही रेनॉन से ज़्यादा सीजियम की हो जाएगी। इनमें इनमें दिक्कत है बस। अब देखो साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफे को नी क्यों जान गवाई, ये 3D सीरीज है। अब 3D सीरीज में आवर्त इसकी साइज का क्रम तुम्हें याद रखना है, ये याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल रटना है ये। देखो क्या है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफे को नी, है ना, क्यू और ZN। देखो इसका सीधा सा क्रम है, तुम्हें याद रखना है, मैं समझाऊंगा तो भी तुम्हें याद रखना है, नहीं समझाऊंगा तो भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना, तुम्हें बस याद रखना है। तो देखो अपन को पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज घटती है,
ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होती है, घटती है। तो देखो इसकी साइज ज़्यादा, है ना, इसकी साइज ज़्यादा, इसकी साइज ज़्यादा, इसकी साइज क्रोमियम। अब देखो देखो इसमें 3D1, इसमें 4D और 3D2, 3D, 3D3, 3D4 और 3D5 क्या क्या अर्धपूरित, फिर 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10, 3D10। ठीक है। अब देखो 3D10 है तो इसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी साइज ज़्यादा होगी, इसकी साइज ज़्यादा होगी, है ना, और इनकी साइज बराबर कोबाल्ट और निकल की, और इनकी साइज लगभग बराबर, और इसकी साइज देखो सब इन दोनों से ज़्यादा। ये है ऑर्डर बस। अब कैसे आया ये तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगा अपना कि बाएं से दाएं जाने पर साइज घट रही है, घट गई। देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो मेरी बात समझो, डी ब्लॉक में 5 उपकोष होते हैं। देखो एक इसमें 1, 2, 3, क्योंकि 2 तो होते हैं, ये डी के 5 होते हैं, डी के 5, ठीक है। 5 उपकोष होते हैं डी में। ये 3D सीरीज है, इसमें 5, पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, भरने का क्रम ये होता है। फिर छठा आएगा ऐसे, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, ठीक है, ऐसे भरते हैं। तो देखो जब अर्धपूरित भरता है ना, अर्धपूरित, तो इसमें अधिकतम ये कोष में तक इलेक्ट्रॉन जाता है, 3D के लास्ट तक जाता है ना, 3D के लास्ट तक जाता है। मतलब जब देखो इधर जाता है ना कि ये 3D का आधा आधा भरा हुआ होता है, लेकिन इसका जब अंतिम इलेक्ट्रॉन जाते ही 3D में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पीक पर होते हैं, पीक पर मतलब 5। अब 5, अब देखो अगला आते ही 4 है युग्मित, अगला आते ही 3 है युग्मित, अगला आते ही 2 युग्मित, अगला आते ही 1 युग्मित, अगला आते ही 1 युग्मित। समझ में, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। समझ में आई बातें, है ना, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम, है ना। तो अब क्या होता है कि जितने ज़्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है ना, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो आकर्षण है ना, आकर्षण बंध की सामर्थ्य वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो धात्विक बंध होता है ना, उसमें धनायन और ऋणायन के बीच बंध बनता है, और ऋणायन यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और धनायन क्या है, जो ये साइंस पॉजिटिव Sc+Ti+, है ना, ये धनायन होते हैं। तो धात्विक बंध में जो जालक होता है उसमें ये ऐसे होते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं बार बार। अब जितने ज़्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा ये बंध मजबूती से बंधे हुए होंगे, और जितना ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ होगा ना, उतने ज़्यादा क्या होता है, उतने ज़्यादा ये जो परमाणु है वो पास पास आते हैं, और उनकी साइज जो धात्विक त्रिज्या है वो कम हो जाती है, ठीक है। युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इनकी साइज कम हो जाती है। देखो यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन 1 था, 2, 3, 4, तो 3, 4 तक युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो क्या हुआ, साइज कम हो गई। क्यों? क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आकर्षण बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ तक साइज क्या हुई है, घटी। फिर यहाँ क्या हो रहा है कि वापस से युग्मित इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। 6 आने पर देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन 4, 7 आने पर 3, 8 आने पर 2, 9 आने पर 1, और 10 आने पर युग्मित इलेक्ट्रॉन फिर से कम। तो इधर से देखो साइज जो घटी है वो फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगी। तो शुरू शुरू में बराबर होगी, है ना, बराबर होगी, फिर बढ़ेगी निकल से, फिर कोबाल्ट, फिर Zn से बढ़ेगी, ठीक है। युग्मित इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से साइज बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। पर Mn में क्या होता है, Mn का एक स्थायी विन्यास होता है। क्या होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए इसमें दुर्बल धातु बंध होता है। एक बात होता है, कोई स्थायी चीज है वो बंध बनाएगी नहीं, जब वो बंध ही नहीं बनाएगी तो उसके इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं। यही तो आदर्श गैसों में होता है, आदर्श गैस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूर दूर होते हैं। क्यों? वो परमाणु दूर दूर होते हैं। क्यों क्यों होते हैं दूर दूर? क्योंकि वो बंध बनाना ही नहीं चाहते, पास आने नहीं चाहते, प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। तो ये भी प्रतिकर्षण महसूस करेगा, तो इसकी साइज ज्यादा होती है। क्या होती है, इसकी साइज ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा साइज तो इसकी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी डी कक्षा खाली है। लेकिन इसकी साइज इससे ज़्यादा होती है और इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। अपन को तो ये ऑर्डर याद रखना है। तो शुरू में घटेगी घटेगी घटेगी, लेकिन Mn का स्थायी विन्यास के कारण ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, फिर धीरे लगभग बराबर, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। ये ऑर्डर याद रखना है। कारण क्या है,
ये धात्विक बंध वाला ये कॉन्सेप्ट है। धात्विक बंध, क्योंकि देखो अदिशात्मक बंध, धातु बंध अदिशात्मक बंध है, इसमें आकर्षण सभी दिशाओं में होता है। धातु जालक में देखो कोई दिशा नहीं है इसके बंध की, ठीक है। धातु पर जितना ज्यादा पॉजिटिव आवेश होगा और जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धात्विक बंध उतना ज्यादा होगा। और धातु पर आवेश, इधर जाने पर धातु पर आवेश बढ़ रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो धातु बंध की सामर्थ्य ज्यादा होगी। डी ब्लॉक धातु बंध की सामर्थ्य डी उपकोष में उपस्थित अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होती है, इस कारण। अब देखो ये साइज समझ आ गई, बिल्कुल। अब एक वर्ग, वर्ग की बात करेंगे। वर्ग कौन से होते हैं? हेलेना की रब से सरियात, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मकान, ओल्ड सल से टीपोलवी, फिर कल बाहर आंटी, एरवजन नेहरा अगर कर, 0 रन पर आउट, है ना। ये सब वर्ग है। तो देखो अपन को पता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं अपन, है ना। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? कोष की संख्या n बढ़ती है, तो सीधी बात है साइज बढ़ेगी। सब में साइज बढ़ रही है, सब में साइज बढ़ रही है, कोई अपवाद नहीं है साइज का, है ना, कोई अपवाद नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अगला देखो 3D से 4D जाएंगे, 4D से 5D जाएंगे, 5D से 6D जाएंगे। देखो थर्ड बी के अलावा, थर्ड बी, क्योंकि थर्ड बी में खासियत है, थर्ड बी के इलेक्ट्रॉन ये 3D, ये 4D, ये 5D, ये 6D, इनमें वो आता ही नहीं है। एस एफ ब्लॉक का संक्रमण आता ही नहीं है, एफ ब्लॉक आते नहीं है। एफ ब्लॉक थर्ड बी के इस इलेक्ट्रॉन के बाद आ रहा है, देखो इस इलेक्ट्रॉन के बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, इसमें एफ नहीं है, इसमें एफ नहीं है, पर इनमें एफ पूरा भर जाता है। हाफ नियम से पहले लुटेशियम आता है, ये आ रहा है लुटेशियम, और ये लुटेशियम तक एफ ब्लॉक भर जाता है। तो यहाँ से फोर्थ बी से क्या हो रहा है? फोर्थ बी से और सेकंड बी तक, फोर्थ बी से सेकंड बी तक ये डी ब्लॉक भर चुका होता है, एफ ब्लॉक पहले ही भर चुका होता है, लेकिन थर्ड बी से पहले पहले एफ ब्लॉक आता ही नहीं है। थर्ड बी तक तो एफ ब्लॉक आता ही नहीं है, थर्ड बी में आता है एफ ब्लॉक, थर्ड बी तक नहीं आता। थर्ड बी के इलेक्ट्रॉन्स ये है तक तो थर्ड बी के, इनसे पहले इनमें एफ ब्लॉक तो आता ही नहीं है। मैंने इसका इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लगा? तो एफ ब्लॉक था ही नहीं, तो एफ ब्लॉक था ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं। तो देखो थर्ड बी को छोड़ के ये काम करता है। देखो 3D सीरीज, देखो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है, क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, ठीक है। तो 3D से 4D जाने पर तो साइज बढ़ेगी, यानी इसकी साइज हमेशा ज़्यादा होगी, इनकी साइज हमेशा नीचे वालों की इससे ज़्यादा इसकी साइज होगी। कारण क्या है? ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। लेकिन यहाँ इनमें, इसमें तो नहीं, इनमें क्या आ जाएगा? एक तो 4F सीरीज आ जाएगी, एक 5F सीरीज आ जाएगी। अब तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव बताया था। तो मैंने बताया था कि सेम ग्रुप हो जाए, सेम हो जाए तो एस पी डी और एफ सबसे ज़्यादा परिरक्षण, सबसे कम परिरक्षण प्रभाव होता है एफ का। एफ में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगता है, तो ये मतलब इलेक्ट्रॉनों को बचा ही नहीं पाता। तो आकर्षण जो जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो जेड इफेक्टिव का आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एफ का दुर्बल दुर्बल वो लगता है परिरक्षण प्रभाव। तो इसमें साइज मतलब एन स्क्वायर है बटे जेड इफेक्टिव लगता था ना वो साइज में, तो एन स्क्वायर तो लग रहा है लेकिन जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण क्या है? एफ का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगता है 4F का, और 4F से ज़्यादा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगता है 5F का। 4F से ज़्यादा किसका लगता है? 5F का, क्योंकि 5F और बेकार है ना। तो इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत ज़्यादा कम लगता है। इस कारण क्या होता है कि कोष की संख्या बढ़ रही है तो आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो इसको कहते हैं अपन लेंथेनाइड संकुचन। 4F का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। तो लेंथेनाइड संकुचन क्या है? 4F इलेक्ट्रॉन का 6x इलेक्ट्रॉन पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव ही लेंथेनाइड संकुचन है। मतलब ये बचा नहीं पाता इलेक्ट्रॉनों को बचा नहीं पाता, और जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो एन स्क्वायर जो कोष की संख्या बढ़ने से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए साइज घट जाती है। तो इसमें देखो 4D से 5D में तो लगभग बराबर हो जाती है, इसमें भी लगभग बराबर हो जाती है। तो लगभग बराबर ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, तो इनकी साइज लगभग बराबर हो जाती है लेंथेनाइड संकुचन के कारण, ठीक है। क्या है कि ये परिरक्षण प्रभाव का काम है, परिरक्षण प्रभाव के कारण। तो इसको अपन कहते क्या है? लेंथेनाइड संकुचन, अगले में कहते हैं एक्टिनाइड संकुचन। तो अब बताओ, अब तुम्हें ये दे दिया ऑर्डर, ये ऑर्डर दे दिया Fe का, Ru का, OS का। तो देखो Fe से नीचे जाने पर तो साइज बढ़ेगी, लेकिन यहाँ जाने पर साइज बराबर, और यहाँ से नीचे जाने पर HS पे जाने पर साइज बराबर। तो ये ऑर्डर दे दे तो साइज बराबर करनी है, ठीक है, साइज बराबर करनी है।
देखो तो इनको तुम्हें याद रखना है। देखो साइंस टीचर वाला यारी और लाफ्ता आकार का क्रम सही है क्योंकि ये थर्ड बी है। फोर्थ बी में टीआई और जर्केनियम और हाफनियम, ये मैंने तुम्हें बताए थे ना, जर्केनियम और हाफनियम, ये इनको ट्विंस एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनकी साइज, इनकी सब कुछ बराबर होता है लगभग, है ना, सब कुछ बराबर होता है। तो NiPd, Pt ये 3 एग्जाम्पल तो याद ही कर लो, ठीक है। अब देखो 4F सीरीज और 5F सीरीज में, अब देखो 4F सीरीज और 5F सीरीज में इधर से इधर जाते हैं अपन, इधर से इधर जाते हैं, लेकिन इनमें एक खासियत होती है क्योंकि ये सारे के सारे थर्ड बी में ही आ जाते हैं, एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, एक ही वर्ग में। तो देखो 4F सीरीज में तो एक ही बात है कि यूरोपियम 63 है ना, वो पहले आएगा, सबसे ज़्यादा साइज उसकी होगी, बाकी की सबकी सब साइज घटती जाएगी, ठीक है, आकार घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग में आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता है और इसमें भी आकार घटेगा, कोई अपवाद नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही आवर्त है, यूरोपियन सबसे आगे आ जाएगा, बस इतना याद रखना है। और ये जरूर याद रखना 3D 4D 5D और 6D में जाने का, इधर बढ़ेगा, इधर लगभग बराबर, इधर लगभग बराबर, तो इनको तुम्हें दे देना एलिमेंट। अब तुम्हें अटपटे एलिमेंट लगेंगे, कॉपर दे दिया, Ag दे दिया, Au दे दिया, Rg दे दिया, है ना, ये अटपटे लगेंगे। NiPd Pt ये तो देखो निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, कोबाल्ट, रुथेरियम और इरिबियम, देखो आयरन, रूबेरियम, ओस्मियम, है ना, इनकी सबकी ये अटपटे एलिमेंट है, इनको याद करना है तुम्हें। डी ब्लॉक के 10 ही तो हैं। देखो साइंस या देखो स्कैंडियम, ये ट्रियम और ये लेंथेनम और एक्टेनम, ये 4 एलिमेंट तो बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद ये अटपटा है, ये अटपटा है, ये अटपटा है, ये अटपटा है, आयरन वाला सही है, कोबाल्ट वाला याद हो जाएगा, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनियम और हिड्रास्टियम, ये अजीब, नीचे के तो इतने नहीं पूछेंगे, इनमें ही पूछेगा, इनमें कोबाल्ट, लोडेनम, एल्डियम, है ना, ये कॉपर, ये सिल्वर, ये सीधा है, ये सीधा है, देखो 2 तो ये सीधे, एक ये 3 तो ये सीधे और ये पहले के सीधा, है ना, तो बचे कितने, ये 4-5 बचे, इनको याद कर लेना बस। इनमें से तुम देख लेना, वो साइंस टीचर वंदिता कुमारी, यारी चलाने बा मौत तक और रूल लाफ्ता वरना इधर उधर से पिटाई होगी, इनको देख लेना, ये 3 ऑर्डरों को बस इनमें देख के नहीं चेक कर लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ जाए तो, अब इतना तुम्हें कर लिया तो अब साइज देख लेते हैं अपन पी ब्लॉक में। देखो पी ब्लॉक में साइज है ना थोड़ी अजीब होती है, लेकिन अपन को साइज आज कंप्लीट करनी है भाई, यह चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाएगा, साइज अपन को आज कंप्लीट करनी ही है, साइज अपन को आज कंप्लीट करनी है। तो देखो पी ब्लॉक में जो, देखो पी ब्लॉक होता है ना, पी ब्लॉक में देखो अपन को पता है कि इनमें रिक्त डी कक्षक होता है, क्योंकि NCl5 नहीं बनता लेकिन PCl5 बन जाता है, रिक्त डी कक्षक आ जाता है एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में रिक्त डी कक्षक आता है ना, तो देखो एल्यूमिनियम में रिक्त डी कक्षक आता है, तो एल्यूमिनियम और इसमें इन दोनों में एक अटपटा कंसेप्ट लग जाता है, उसे कहते हैं संक्रमण प्रभाव। क्या कहते हैं? संक्रमण प्रभाव। अब ये क्यों लगता है तो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना, काशी गए शंकर प्रभु, है ना, और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया सब भिखारी, ठीक है। अब देखो अपन का, देखो इधर देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, साइज बढ़ती है, तो साइज बढ़ा दो, लेकिन ये देखो यहाँ आ जाएगा, तुम साइज बढ़ाओगे ना, सब भिखारी मक्कार में कि इसमें आ जाएगा लेंथेनाइड संकुचन, तो लगभग साइज बराबर, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लगभग साइज बराबर, है ना, लेंथेनाइड संकुचन, इसमें भी लेंथेनाइड संकुचन, इसमें भी लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है, साइज बढ़ी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें भी साइज बढ़ेगी, इसमें भी साइज बढ़ेगी, लेकिन इस जगह पे एक इसमें साइज लगभग उल्टी हो जाती है, या बराबर कह सकते हैं, या उल्टी हो जाती है, इसकी साइज बड़ी हो जाती है, कारण देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इस पे 5 और फिर 8 जोड़ो, 5 और 8, 8 5 13, 13 में क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p1 3p1 एक ही इलेक्ट्रॉन आया, है ना, और इसमें क्या आएगा 4p1 एक इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन इसमें 3d बढ़ चुका है पहले ही, लेकिन इसमें 3d वीकेंड है, वीकेंड, तो इसमें 3d का क्या लगता है, 3d इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका
क्या लगता है उनका जो संक्रमण प्रभाव है ना, वो यहाँ पर पी ब्लॉक में क्या होता है कि 3D इलेक्ट्रॉन का 4p इलेक्ट्रॉन पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगता है। क्या होता है? दुर्बल। इसमें तो 3D कक्षक है ही नहीं, लेकिन इसमें 3D कक्षक आता है। इसमें 3D कक्षक आ जाता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। इन 10 इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगेगा, क्योंकि देखो S, P, D, F एक कोश की बात की जाए ना, तो इसमें D का बहुत कम लगता है, D और F का। तो D का क्या लगता है? बहुत कम इलेक्ट्रॉन वो लगता है संक्रमण वो क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव लगता है तो R समानुपाती 1/Z, और परिरक्षण प्रभाव E कम हो जाता है ना, तो Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो साइज कम हो जाती है, तो इस कारण इसकी साइज कम हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है। यहाँ सीधी सी बात है, इसे कहते हैं संक्रमण संकुचन। और जो सिर्फ एक ही जगह पे लगता है पूरी पीरियोडिक टेबल, किसे कहते हैं? संक्रमण संकुचन। सिर्फ इस पे ही लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बस इसमें ही लगता है, तुम ये इतना समझ लो बस, है ना। अब देखो, इसमें वर्ग में इधर जाने पर, इनका तो मैंने तुम्हें सिखा ही दिया था, इधर जाने पर क्या होगी? साइज घटेगी। इसका कोई अब बात नहीं है, साइज घटेगी। क्यों? क्योंकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। अतः डी और एफ के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव को संतुलित कर देता है। तो देखो, सीधी सी बात है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो सीधी सी बात है। इसमें तो क्या है कि साइज इधर जाने पर, ये अपन ने बता दी थी ना साइज, अरे ये बता दी थी ना, नहीं ये साइज वर्ग में बता दी थी। तो इसमें ये इनकी साइज ऐसे देखी जाती है, ठीक है। इसकी साइज देखेंगे ना, तो वही वो जेड इफेक्टिव वाला लगा देना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखो, अब ये धनायन और ऋणायन की देखो, धनायनों की त्रिज्या है ना। एक ये एस ब्लॉक की बात हो रही है। अब एस ब्लॉक में देखो, अब बात करेंगे अपन एस ब्लॉक में। तो अपन को पता है कि एस ब्लॉक में सामान्यतः देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, अपन जानते हैं। तो ऊपर एस ब्लॉक का डेटाबेस है। तो देखो, एस ब्लॉक में क्या है? हाइड्रोजन को छोड़ दो, री ना की रब से फरियाद। देखो, इसकी साइज वर्ग में सबसे ज़्यादा, आवर्त इसके आवर्त में सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी इनकी, इसके क्रोपटॉन से भी ज़्यादा होती है। मैंने अभी बताया था ना पिछली क्लास में कि इनकी साइज हमेशा बड़ी होती है, तो इनकी साइज हमेशा बड़ी होती है, इनकी साइज को बड़ा रखना है, ठीक है। तो देखो, बेटा मांगे कार, कार स्कूटर, बाप, है ना, राजी, है ना, बाप राजी, ठीक है। तो अब देखो, इनमें देखो साइज का क्रम क्या होता है, इससे बड़ी इसकी साइज होती है, ठीक है। क्योंकि देखो, आवर्त है, आवर्त में इधर से इधर जाएंगे तो साइज घटेगी, तो इसकी साइज बड़ी, फिर इससे बड़ी होती है इसकी, है ना, फिर इसकी, फिर इसकी, ये 3 तक तो ठीक है। अब यहाँ से इनकी साइज आ जाएगी, ठीक है, इससे बड़ी इसकी, इसकी बड़ी इसकी, फिर आएगी इससे बड़ी इसकी, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इससे बड़ी इसकी, इससे बड़ी इसकी, इसके बड़ी इसकी, क्योंकि इनकी साइज हमेशा बढ़ती जाती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये अपवाद है। क्या? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी साइज ज़्यादा होती है। उनकी जो आदर्श गैस होती है ना, आदर्श गैस की वंडरबल त्रिज्या के कारण साइज बड़ी होती है, पर उससे भी ज़्यादा साइज होती है इनकी। इसके आवर्त में फोर्थ आवर्त में, फिफ्थ आवर्त में, सिक्स आवर्त में, सेवन्थ आवर्त में इनकी साइज सबसे ज़्यादा होती है। फिर इनके आदर्श गैस की होती है, फिर बाद में औरों की होती है, बाद में फिर इनकी होती है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इनको ये इसे याद रखना है तुम्हें, ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। और फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे, क्योंकि इनकी साइज ज़्यादा होती है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इनका अगर आयन कर दे, आयनन कर दे, तो देखो, जैसे लिथियम पहले पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, इनको कर दे, तो इन दो को उठा के इस जगह पे रख दो, बाकी सबसे में कर दो। कैसे? देखो, इन दोनों को उठा के इन दोनों पे लग दो, Mg, है ना, और कैल्शियम। तो देखो बेटा, लिथियम, है ना, सोडियम, और बाकी स्ट्रांसियम, बेरिडियम, रुबिडियम, और के, आरबी, सी एस, फ्रांसियम। देखो, इस पे पॉजिटिव 1, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पर +1, है ना, इस पे +1, +2, +2, क्योंकि इस वाले के तो +2 होते हैं, सबकी सब +2 दिखाते हैं, है ना, +2। तो अब देखो, साइज वही, ये, फिर ये, फिर ये, और फिर वापस ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है।
ये बस दो चेंज हो जाते हैं, बाकी सेम ऐसे कैसे रहता है। ये डेटाबेस है, तुम्हें इनको दिमाग में छपा लेना है, बस दिमाग में छपा लेना है, बाकी नहीं है। अब तुम्हें मैंने जल योजन सिखाया था, जल योजन तो मैंने देखो इन दोनों को डेटाबेस है, इनको रट लेना है बस। इनको बार बार देखोगे ना तो अपने आप समझ आ जाएगा। बिल्कुल ये रटने वाले क्वेश्चन है, इनको रट लेना है ना, ठीक है। और एक ये यहाँ बस वो लगता है संक्रमण संकुचन, एक 3D 4D 5D और 6D में इसकी साइज बड़ी होती है, लेकिन इनकी साइज लगभग बराबर हो जाती है। लेंथ लाइन संकुचन में बस 3rd B को छोड़ देना, 3rd B को छोड़ के नहीं, बाकी सब में होता है ये कॉन्सेप्ट, है ना। और इसमें ये होता है P ब्लॉक में, तुम्हें पता ही ये क्या होता है। इधर तो संक्रमण संकुचन लगेगा ही। अरे यार एक बात बताऊँ, जब यहाँ संक्रमण संकुचन लग रहा है तो इनमें नहीं लगेगा क्या? एफ ब्लॉक तो इनमें भी आया है, तो संक्रमण संकुचन यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। यहाँ कौन सा लगता है? लेंथेनाइड संकुचन। यहाँ लगता है एक्टेनाइड संकुचन, ये तो लगेगा ही भाई, फिक्स है ना। अब देखो आकार का, अब देखो अब मैं तुम्हें एक ऑर्डर बता देता हूँ, बस ये ऑर्डर देख लो। I माइनस Cl माइनस ओ Br माइनस, है ना, Cl माइनस F माइनस और H माइनस। इनमें जो ऑर्डर का क्रम होता है वो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि जो H माइनस की साइज होती है ना, देखो अपन को पता है I माइनस की साइज सबसे ज़्यादा होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है I माइनस की। बिल्कुल देखो होना तो ये चाहिए था इसकी साइज ऐसे 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 ऐसे, लेकिन I माइनस की साइज सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है H माइनस की, ये याद रखने की बात है। फिर होती है Br माइनस की, फिर होती है Cl माइनस की, फिर होती है F माइनस की। क्यों होती है? क्योंकि ये वंडरवाल वाला है ना, वंडरवाल वाला, इस कारण, ठीक है। तो इसको याद रखना है बस। इसके I के बाद H आता है, फिर Br आता है, Cl आता है। और ये है आवर्त पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा ऋण आयन, स्मॉलेस्ट आयन है ये आयन, क्योंकि आयन में है नेगेटिव पॉजिटिव धनायन ऋण आयन में, तो ये स्मॉलेस्ट आयन है पीरियोडिक टेबल का। पूरी पीरियोडिक टेबल का स्मॉलेस्ट आयन कौन है? फ्लोरीन, है ना। और पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा साइज रखने वाला एलिमेंट कौन सा है? फ्रांसियम। कौन सा है? फ्रांसियम, रेडियो एक्टिव में। और वैसे पूछे तो सीजियम, इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज इनके इस पीरियोडिक टेबल से भी इनसे ज़्यादा होती है, तो सीजियम की साइज ज़्यादा होती है, फ्रांसियम की साइज सबसे ज़्यादा होती है। तो ये दोनों ज़्यादा साइज रखने वाले हैं, ठीक है। वो अपवाद देना इसलिए। अब देखो जलीय विलयन में आकार, तो देखो जलीय विलयन में आकार का कॉन्सेप्ट सीधा सा है। देखो जलीय विलयन में आकार का देखो क्या सिस्टम होता है कि देखो जलीय विलयन जल होता है, वो होता है HO, इस पर होता है नेगेटिव, इस पर होता है पॉजिटिव। तो सीधी बात है, नेगेटिव धनायन को आकर्षित करता है, लिथियम पॉजिटिव इनको आकर्षित करता है, है ना। धनायन को आकर्षित करता है, सीधी बात है, अपन को पता है ये आकर्षित करता है। तो अब देखो क्या होगा कि जैसे ही कोई जलीय विलयन में कोई अपन ने ये दोनों डाल दिए, तो लिथियम की साइज छोटी होती है, इसकी साइज बड़ी होती है, अपन जानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये आवर्त में पहले आता है, फिर ये बाद में आता है ना। वो ये है ली ना, वो वर्ग में ये ऊपर आता है, ये नीचे आता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, अपन ये अच्छे से जानते हैं, है ना। और इसका तो अपन ने अभी देखा था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो सबसे ज़्यादा साइज लिथियम की, लिथियम से ज़्यादा मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीशियम की से ज़्यादा किसकी होती है? इसकी होती है। और देखो एक आवर्त में देखूंगा ना, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, इनकी साइज बढ़ रही है। देखो इधर संक्रमण संकुचन नहीं लगता, क्योंकि इनमें संक्रमण संकुचन लगता ही नहीं है। संक्रमण संकुचन 3rd B के बाद लगता है, इधर लगता है संक्रमण संकुचन, इधर नहीं लगता संक्रमण संकुचन। वो लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, संक्रमण संकुचन कुछ नहीं लगता इधर। इधर तो सीधा हो, ये दो तो इनमें कुछ नहीं लगता, ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, अब जल में जाएंगे तो लिथियम पॉजिटिव की साइज इतनी सी, Na पॉजिटिव की साइज इतनी बड़ी, तो देखो इससे बहुत ज़्यादा जल के अणु इसको घेर लेंगे, इसको कम जल के अणु घेर पाएंगे, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। इस जल योजन का काम होता है। अब देखो एक होता है लिथियम प्लस, एक होता है बेरिलियम प्लस, बेरिलियम प्लस। अब जो बेरिलियम ऐसा होता है, बेरिलियम प्लस टू, बेरिलियम में +2 होता है। जो +2 वाला होता है ना, ये ज़्यादा
H2O को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसकी साइज ज़्यादा हो जाती है, इसकी साइज कम होती है। क्यों? क्योंकि कम, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कम है। तो जो जल योजन यानी इनके द्वारा, जल के द्वारा इन आयनों को घेरने की क्षमता सिर्फ धनायन को घेरता है जल। धनायन और ऋणायन दोनों घेरता है, क्योंकि ऋणायन को ये वाले भाग घेरते हैं, धनायन को ये वाला भाग घेरता है। कौन सा? धनायन को ये ऋणायन को ये दोनों घेरते हैं, पॉजिटिव वाले ऋणायन को ये घेरता है और धनायन को ये घेरता है। तो धनायन को, अब एक बात समझो, ये पॉजिटिव वाला ज़्यादा धनायन है, ज़्यादा धनायन रखता है तो इसको ज़्यादा घेरेंगे, ये कम धनायन रखता है तो इसको कम घेरेंगे, तो इसकी साइज कम होगी, इसकी साइज जल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसके कारण? जल में वो जलायन के कारण। देखो ऐसे ऐसे घेर लेते हैं इनको, क्या करते हैं? घेर लेते हैं। तो अब जो जल योजन की कोटि होती है, वो समानुपाती होती है धनावेश के, बिल्कुल, और आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो जिसके पास जितना, अगर आकार सेम है और धनावेश जिसके पास जितना ज़्यादा होती है उसकी जल योजन यानी उसे ज़्यादा जल द्वारा घेरा जाएगा, और जिसके जल योजन की कोटि ज़्यादा होगी उसकी साइज ज़्यादा मानी जाएगी। ठीक है, उसकी साइज क्या मानी जाएगी? ज़्यादा। अब देखो, जल में किसी की साइज ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे गति करेगा, तो मतलब जिसके जल योजन की कोटि ज़्यादा है, उसकी जिसकी साइज ज़्यादा है वो गतिशीलता कम दिखाएगा, गतिशीलता कम दिखाएगा, और गतिशीलता कम दिखाएगा तो उसकी चालकता क्या? चालकता क्या हो जाएगी? कम। उसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम। गतिशीलता कम दिखाएगा तो चालकता कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। चालकता गतिशीलता पे निर्भर करती है। मैंने वो किसमें, उस वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, किसमें? विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसमें आती है? विद्युत रसायन में, उसमें पढ़ा था। जिसकी चालकता कम हो, जिसकी गतिशीलता कम होती है उसकी चालकता कम होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, इतना अपन समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है अपन को? अब क्या करना है? अब देखो, Li प्लस लो, Na प्लस लो, K प्लस लो, Rb प्लस लो, है ना, CS प्लस लो। अब देखो इसकी साइज इतनी, इसकी साइज इतनी, इसकी बड़ी बड़ी बड़ी, इसकी तो बहुत बड़ी होती है। तो साइज बढ़ रही है तो जल योजन की कोटि घटेगी। तो साइज बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है तो जल योजन की कोटि घटेगी। तो जल योजन की कोटि जिसकी कम उसकी साइज कम। तो जल में देखो आकार तो देखा जाए तो आकार तो इसका ज़्यादा, जल योजन किसका होगा? इसका ज़्यादा, क्योंकि जितना छोटा उसका जितना उतना जल योजन, और तो जल योजन ज़्यादा तो जलीय आकार इसका ज़्यादा। ठीक है, फिर गतिशीलता उल्टी, जितना जल्दी, हाँ, और फिर चालकता उल्टी। ठीक है, सीधी सी बात है, यही कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो तुम्हें दिया है Li प्लस और H2O एन बेरिलियम प्लस 2 H2O एन, है ना, K प्लस H2O एन और Mg प्लस और प्लस 2 H2O एन। अब इनमें एन की संख्या किस में ज़्यादा होगी ये पूछा है ना। तो देखो लिथियम और बेरिलियम पहले आवर्त के तत्व हैं, लिथियम ये तीसरे का है, ये दूसरे का। ठीक है, तो तीसरे का की तो साइज बहुत ज़्यादा होगी, इसकी साइज तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसके जल योजन बहुत कम हो जाएगा। तो जल योजन कम हो जाएगा तो जल के अणु भी इससे कम चिपकेंगे, तो ये तो खत्म। ठीक है, अब मेरी बात समझो, इसमें +1 है, इसमें +2 है, इसमें +2 है, तो +1 वाले से जल के अणु कम चिपकते हैं, +2 वाले में धनायन ज़्यादा है, इसका ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उनको, जल के अणुओं को, क्योंकि जल के अणु ध्रुवीय होता है तो इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा धनायन। तो ये दोनों, अब इसमें से इसकी साइज कम है, इसकी साइज ज़्यादा है तो ये कम अट्रैक्ट करेगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें बेरिलियम +2 वाले में n की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, सीधा सा बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब अपन कल पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो साइज आज तुम्हें साइज क्लियर कर लेनी है, इसको अच्छे से रट लेना है, समझ गए? बिल्कुल।